जेकेएस के नताइज सामने आ चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकरा फारूक, जिन्होंने नंबर 2 हासिल किया है इसमें, यानी सेकंड रैंक इन्हें मिली है। और कश्मीर प्रोविंस की बात करें तो कश्मीर में सबसे पहला रैंक इनका है, लेकिन ओवरऑल इसमें बात करें तो सेकंड रैंक इनका है। कोई मामूली बात नहीं है। और क्या इनकी जर्नी रही, कैसा इनका सफ़र रहा, क्या शेड्यूल रहता था, वो सब हम इनसे जानते हैं। इकरा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अब काफ़ी सारे लोग आपसे बात कर रहे होंगे इस हवाले से, और दूसरा रैंक आपको मिला है। कैसी जर्नी थी आपकी जेकेएस क्रैक करने तक? जेकेएस में मैंने 2021 से स्टार्ट किया है, तो उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया था कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है। तो आई स्टार्टेड विद बेसिक्स, जैसे कि एनसीईआरटीज़ वगैरह होती है। उसके बाद मैंने रेफरेंस बुक्स का किया, फिर आपने नोट्स बनाए और उसको ही रिवाइज़ किया, क्योंकि इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इतना सारा रिटेन नहीं कर पाते हो, तो रिवीजन पे मैंने काफ़ी फोकस किया। और ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, तो इसमें हो गया, मेरा रैंक 2 में आया है। आपका इससे पहले क्या स्ट्रीम था? क्या आप ह्यूमैनिटीज़ ही पढ़ती थी? क्योंकि ऐसा हमने अक्सर सुना है कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वालों के लिए थोड़ी आसानी रहती है। तो क्या डिफरेंट स्ट्रीम से थी, और अगर फिर ये ख्याल कैसे आया कि केएस करना है? मेरा साइंस स्ट्रीम था, उसके बाद मैंने बीएससी और एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया है, स्कॉच शालीमार से। तो उसके बाद मैंने 2021 में एमएससी कंप्लीट किया था, देन आई शिफ्टेड हियर। और उसके बाद मुझे स्टार्ट ही करना पड़ा ना, एक सिरे से ही स्टार्ट करना पड़ा मेरा। लेकिन इसका फोकस मुझे हमेशा से ही था कि मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ लोगों की खिदमत करूं। तो उसके लिए सिविल सर्विसेज काफ़ी अच्छा है। और ये मेरा बीएससी में मुझे थोड़ा दिमाग में आया था कि मुझे ऐसे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। एमएससी के बाद मैंने फुल फोकस इसी पर किया। तो काफी सारे लोग जो हैं ये इम्तिहानात देते हैं, कई सारे सक्सेसफुल होते हैं, कई जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं। लेकिन इसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपने किसी भी किस्म की कोचिंग नहीं ली है। तो सेल्फ स्टडी करके क्या ये पॉसिबल है, वो आपने दिखा दिया कि ये हो सकता है। लेकिन क्या कोचिंग इम्पॉर्टेंट है? और अगर कोचिंग नहीं है तो फिर सेल्फ स्टडी करके क्या कुछ करना चाहिए एक इंसान को? अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तब भी आपको सेल्फ ही स्टडी करनी है। पढ़ाई तो आपको खुद ही करनी है। इनफैक्ट अगर आप कोचिंग में जाते हो तो वो आपको एक डायरेक्शन ज़रूर देते हैं, गाइडेंस ज़रूर देते हैं। तो उसके लिए आप कोचिंग जाओ, गाइडेंस लो, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा आपका स्मूथ जर्नी चलता है। आपको पता चलता है मुझे करना क्या है। जब मैंने किया था, मुझे उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा कि मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो मुझे खुद ही वो सारी चीज़ें खुद ही इंटरनेट से लानी पड़ी कि मुझे क्या क्या करना है। जो टॉपर्स वीडियोस होते हैं वो मैंने देखे। तो उसके बाद मैंने 2-4 टॉपर्स के वीडियोस देखे थे। उसके बाद मैंने खुद ही अपना एक स्ट्रैटेजी बनाया था कि क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है। लेकिन अगर आप कोचिंग जाते हो, वो आपको एक वेल फिनिश्ड देता है कि आपको क्या क्या स्टेप्स आपको बताते हैं। इस पूरी जर्नी में कोई क्या आपका गाइड रहा, जिन्होंने आपको वक्तन फवक्तन गाइड किया होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, गाइडेंस तो मेरी अल्लाह ने ही दी है, और मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अगर हम थोड़ा शेड्यूल के बारे में आपसे सुने, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं आपको देखने वाले वो तैयारी भी कर रहे होंगे यूपीएससी की, केएस की। तो क्या एक सिस्टम रहना चाहिए एक शख्स को जो यूपीएससी या केएस के लिए पढ़ रहा है, उन्हें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क होता है। आपको हर रोज़ उठकर वही शेड्यूल पर चलना है, वही हार्ड वर्क करना है। अगर आपके दिमाग में है कि ये करना है, तब जाके आप इस शेड्यूल पर पूरा उतरते हो, वरना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टिक टू दैट शेड्यूल। हर दिन 5 से 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसी के साथ मोटिवेटेड रहना है, तब आप कर सकते हो। आपको ये पहले दिमाग में होना चाहिए कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तब जाके आप कर सकते हो। तो कितने घंटे ज़रूरी है पढ़ना? कुछ लोग तो कहते हैं कि 10-12 घंटे भी कम है इसके लिए। तो आप कितने घंटे? मुझे लगता है 5-6 घंटे आपको, अगर आप प्रोडक्टिव स्टडी कर रहे हो, 5-6 घंटे इज इनफ। इस पूरी जर्नी में आपने कहा कि इससे पहले भी आपने एक अटेम्प्ट दिया था, तब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और इस बार जो है आपने दूसरा रैंक हासिल किया है। कई सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, क्या उन चैलेंजेस के बारे में कुछ बता सकते हैं? चैलेंजेस तो आते हैं, हर एक की लाइफ में होते हैं चैलेंजेस। हमारी लाइफ में भी है, फाइनेंशियली है, या जब आप स्टडी कर रहे होते तो आप मेंटली भी एग्जॉस्ट हो जाते हो कि क्या कंटिन्यूसली 3 साल से पढ़ रही हो, होगा कि नहीं होगा। ये सारे सवाल कंटिन्यूसली आते हैं, डे बाय डे आते रहते हैं कि होगा नहीं होगा। लेकिन जो पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, इनका जो वो एम रहता है कि हाँ ये कर लेगी, जो इनके दिमाग में रहता है कि ये कर लेगी, तो उसी पे मैंने भी फोकस किया कि जब इनको एम है तो मेरा भी यही एम है, तो आई विल डू दिस। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आपके फादर जो हैं कोई वेल ऑफ फैमिली से आप ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, कोई बड़े केएस आईएएस ऑफिसर नहीं है, एक टेलर है, अपनी मेहनत से, मशक्क़त से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो क्या कभी ये दिमाग में रहा कि मैं अपनी फादर की एक्सपेक्टेशंस पूरा कर पाऊंगी? क्या वो प्रेशर कभी जहन पे था? और क्या फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट रहा है? वो जो फादर का एम है वो एक प्रेशर
नहीं था, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था। इनको देखकर मैं आगे बढ़ती थी, वरना कई बार इंसान को लगता है कि बस मैं नहीं कर सकती, लेकिन इनको देखकर मैं फिर आगे बढ़ती थी कि नहीं, इनके लिए तो करना है, खड़े होना है। दूसरा रैंक आपको मिला है, जब ये रिजल्ट आया कैसी फीलिंग थी जब आपने सबसे पहले रिजल्ट अपना देखा? तो मैं काफ़ी खुश थी और मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ हर एक इंसान का जो मेरे लिए प्रे कर रहा है। आई एम हाईली थैंकफुल। इस पूरे टाइम में क्या कभी जहन में एक बार भी आया था कि टॉप 3 टॉप 2 में मैं होंगी कहीं ना कहीं? मैं तो एम करती थी, हमेशा दुआ करती थी कि टॉप 1 में मुझे आना है, मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, तो बस हो गया। चलिए, बहुत मुबारकबाद आपको फिर से। thank you ये इनके फादर हैं फारूक साहब। फारूक साहब वारिया मेहनत आमज कर बच्ची पे, क्या ओसु तो यकीन ओसवा कि यह कि युतः करी बचपन पर सही से? हाँ ये वारिया कर मैं उस मुकम्मल यकीन कर खुदा सुन गैस आसो साथ इंशाल्लाह कर आज कचा खुशी वारिया वारिया मैं बूज ऐदस युतः वना बूस दोय खत करा ये गैस इन बहिमिस नंबर क्या है मे अगर कह करो लुक करा कह सुन यानी दसगिर सोबने बस नबी सोबने नाव क्या बसान गो दरगाह तम किन नबी सोबन ज्यादा दूर गोमुत तीचा सीट नत क्या करो पे मे दोप चलो वो मोन मे पे वोनमक अक दो गिना गिना दोपक नबी सोबन सख तेल मा सो सचमुच गोड़ मुबारक। कई सारे लोग जो हैं यहाँ मुबारक के लिए भी आ रहे हैं, इनके पास इनके तमाम रिश्तेदार हैं, जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इनके फादर के चेहरे पे आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है। और ये इकरा जो खुद यहाँ बैठी है आज, कुछ घंटे पहले ये हमारे जैसे नॉर्मल एक इंसान थे, अभी जो है ये एक KS ऑफिसर बन चुके हैं। और इनके वालिद की खुशी आप देख सकते हैं। क्या ये वनन तमाम तिमन लुकन यम पन्नन कोरियन पन्नन शुरन से पढ़ना गज यूता है कि इंसान तूता मोबाइलस माज तान खुश कामयाबी दे अल्लाह ताला पत हर अकिस बच्चस गस पर चाहे सो कोर आसे लड़का वारिया यूता मोल मज है कि तूता पढ़ना इन बच्चन पत ये अल्लाह ताला नास तिंदिस किस्मतस थोमत दिवान मिसाल लक्चार पे ठीक बिदा बात पर दियस किताब पे पता किताब पे ये जे आसान जो किताब पे खुदा गवाह किताब बे कोशिश करान अमिस अगर मोज मज वन कम बस वन मा वन कम करनी फिलहाल क्या देमिस पार यूता यूता पाए। एक चीज बेटा मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके चैनल के वसादत से। तमाम तरह आप देख सकते हैं इनके रिश्तेदार वगैरह यहाँ मौजूद हैं, खुशी का माहौल है इनके लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, इनकी तमाम फैमिली के लिए, पूरे ख़ानदान के लिए, इनके मोहल्ले वाले। जब हम बाहर आए तो बाहर 2 लड़के मौजूद हैं जो गाइड कर रहे हैं कि कहाँ से हमें फारूक साहब के घर जाना है, तो ये एक बड़ी खुशी की बात रहती है। और अगर हम कुल कश्मीर की बात करें तो तमाम तर कश्मीर के लिए जो है ये खुशी की बात है। जी सर, मैं आपको यकीनन अभी मैंने आप ही के चैनल से, हमने आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं नमाज असर पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने फेसबुक खोला, फेसबुक पर मैंने इनको देखा जी। ये कुछ दिन पहले फारूक साहब ने मुझसे कहा आप दुकान, मेरा दुकान है पेट्रोल पंप के सामने, खादी नाम से है, तो इन्होंने बताया मेरी बेटी को कुर्ता लेना है। मेरे कुर्ते हजारों पड़े हैं वहाँ, मैंने एक खुद टेलर मास्टर है, मैंने इनको बताया प्लेन कपड़ा ले जाओ, अपने तरीके से इनको बनाओ। मैं हैरान हुआ, मेरे कुर्ते मतलब दुकान से इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आया। आज यकीनन पहले सबसे मेरी भाई के INS चैनल है, मैंने उसी के चैनल पर सुना, जब मैंने इनको देखा मुझे आज तक पता नहीं ये इतनी काबिल लड़की है। मैं खुदा की कसम खाकर मेरे आंखों से आंसू निकले जब फारूक साहब को मैंने देखा। मैं इतना खुश हूँ, मैं नमाज पढ़ के आया, मैंने सोचा था इनको कौन सा ड्रेस पसंद है, वो ड्रेस मैंने इनको ला कर दिया। मैं इतना खुश हूँ क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे इंजीनियर हैं, लेकिन जितनी खुशी मुझे हुई शायद इसके माँ बाप को उतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे। ये आपकी वसादत से हम मौजूद है यहाँ पर, तो ये और किसी को, क्योंकि आजकल एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आजकल हम देखते हैं कोचिंग सेंटर हमारे बच्चे जाते, लेकिन फ़ख्र की बात है इन्होंने इंटरनेट पर ये सब कुछ किया। जी बिल्कुल।
तो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि कोचिंग सेंटर का इन्होंने किसी भी किस्म की हेल्प नहीं ली है। आखिर में मैं आपसे एक आखिरी बात करना चाहूँगा। कई सारे लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, कई सारे लोग जो हैं वो इस इम्तिहानात में कामयाब नहीं हुए, तो क्या उनके लिए आपकी मैसेज रहेगी? मैसेज तो यही है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क बिल्कुल कंसिस्टेंटली ही करना, छोड़ना नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। और इंटरनेट कितना हेल्पफुल रहता है इस तमाम अगर आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हो तो इंटरनेट आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है, हर एक चीज़, लिमिटलेस इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है इंटरनेट। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो आप तक है कि आप किस हिसाब से कर रहे हो, आप वरना उससे काफ़ी ज़्यादा जो बेनिफिट हासिल कर सकते हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के थैंक लिए। यू सो मच। तो ये थे इकरा फारूक, जिन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम में टॉप किया है कश्मीर प्रोविंस में, और जम्मू कश्मीर में दूसरे नंबर पे आई हैं। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।